तो दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और दोस्तों बहुत से लंबे अंतराल के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। बहुत सारी परिस्थितियाँ इस तरह की थी कि वीडियो अपलोड नहीं होती थी। परिस्थितियाँ कुछ सामान्य हुई हैं। अब स्टडी से रिलेटेड भी जो परिस्थितियाँ बन रही थी वो सामान्य हो गई। अब वीडियो आपको हर दिन तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु वीडियो आपको इस चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। तो एक एक हमने सीरीज़ शुरू की है दोस्तों। ये जो सीरीज़ होगी हमारी, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सीरीज होगी और यहाँ पे हम प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर होंगे, जो कि हमारे हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट, पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, ईएमआरएस होता है दोस्तों, एनबीएस, केबीएस, इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं दोस्तों, ये हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हर दिन हम 50 प्रश्नों की एक वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित पहले हम देखेंगे, उसके बाद हिंदी साहित्य को ख़त्म करने के बाद गद्य साहित्य भी देखेंगे दोस्तों। गद्य साहित्य पे भी जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम भाषा विज्ञान पे आएंगे, काव्य शास्त्र हमारे पास होगा, व्याकरण हमारे पास होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम अपना कार्य आगे करते रहेंगे और हो सकेगा तो हम आपसे लाइव भी बातचीत करेंगे। और 50 प्रश्नों की जो ये सीरीज है, ये आपको हर दिन 50 प्रश्न मिलते रहेंगे नियमित रूप से। अब यूजीसी नेट से संबंधित आप देख सकते हैं, पहले भी वीडियो बहुत सारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और लोगों को भी जोड़िए जो आपके भाई बंधु हैं, जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत लंबे अंतराल के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है और बहुत लंबे समय के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और बोल रहा हूँ, तो अच्छा भी लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप जुड़े रहिए, नियमित रूप से वीडियो आपके लिए आती रहेगी दोस्तों। तो 50 प्रश्न हम देखेंगे और आज हमने जो ये प्रश्न लिया है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया है। इसमें आपका आदिकाल भी आएगा। आज हम बात करेंगे काल विभाजन की। काल विभाजन की बात करेंगे। साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं और किन विद्वानों ने लिखे हैं। सर्वप्रथम कौन सा नाम दिया गया, किस विद्वान ने काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न होंगे जिनको हम आगे देखते रहेंगे। तो चलिए, इतनी बातचीत हमारी बहुत हो गई है, आगे हम आज प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो बनते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपका HPLT का भी अभी कमीशन जो वो आने वाला है, थोड़े समय के बाद आएगा, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। तो वो जो प्रश्नों का स्तर है दोस्तों, एक बड़ी बात आपको मैं और बता दूं, प्रश्नों का जो स्तर होता है दोस्तों मेरा, ये प्रश्नों का स्तर जो है मॉडरेट है। ठीक है, मध्यम में आप मान सकते हैं इसको। ना ये बहुत कठिन होता है, ना ही बहुत आसान होता है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आप देखेंगे आगे भी, और पहले भी चैनल पे वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्नों का स्तर है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही इस प्रश्नों को बनाया गया होता है। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा, काल विभाजन का प्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था। आपके ये 4 विकल्प थे, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उत्तर बताता चलता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि आप जब वीडियो को पॉज करेंगे तो इससे ये होगा कि आपको सोचने का समय मिलेगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे पूरा प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, जब मैं प्रश्न को पढ़ूंगा उसके बाद मैं सीधे उत्तर बताऊंगा। आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद का स्कोर देखना है। जो विद्यार्थी कमीशन की तैयारियां कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। खुद का मूल्यांकन आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मूल्यांकन होता है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि इन प्रश्नों में जो कई एक प्रश्न इस तरह के भी होते हैं जहाँ से जो प्रश्न होते हैं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं हमारे परीक्षा में। तो ये पहला प्रश्न था और पहला ही प्रश्न मुझे लगता है कि सबको आता होगा दोस्तों। यहाँ पे जॉर्ज ग्रेसन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनका ये ग्रंथ था। 11 भागों में इन्होंने ये बांटा था। ठीक है, तो काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जो है इन्होंने किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों, जल्दी नहीं है हमें। ठीक है, और प्रश्नों का स्तर भी आप देख लीजिएगा। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरपाद आदि सिद्धों की मुक्त कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है।
ये कथन किस विद्वान का है। ठीक है, इस कथन को बड़े ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं आपको विकल्प देता हूँ। ये जो कथन है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं और इस तरह के जो कथन बनती हैं यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं में ये प्रश्न बनते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारियां भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, शुरुआत यहाँ से कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम पे आएंगे, पाठ्यक्रम पे फिर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थ्योरी भी आपको करवाई जाएंगी और उसके पश्चात हम इस तरह की क्विज भी कर लिया करेंगे। तो आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको विकल्प रखता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह है और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है दोस्तों ये डॉक्टर नगेंद्र का हो जाएगा। ठीक है, आपने देख लिया होगा। जल्दी जल्दी करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह की एक पुस्तक आती है दोस्तों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसको पढ़िएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद उनकी एक और पुस्तक भी आती है दोस्तों, साहित्य इतिहास से संबंधित ही है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। दोनों पुस्तकें जो पठनीय है, आपको पढ़नी चाहिए। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, तो ये आपके विकल्प थे, 4 विकल्प, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा। ठीक है, उन्होंने कहा है राजनीतिक महाकाव्य। चलिए अगला देखिए, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, ये आपके विकल्प हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा सही जाएगा 16। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करते रहिए, अपना खुद का मूल्यांकन करते रहिए। तो हिंदी साहित्य का जो ये बृहत इतिहास है, इसको 17 खंडों में प्रकाशित करने की योजना थी। ठीक है, कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना थी, 17 खंडों में प्रकाशित करने की योजना थी, परंतु 17वां जो खंड था इसका प्रकाशित नहीं हुआ। ठीक है, 16 ही खंड वर्तमान तक उपलब्ध हैं। चलिए अगला देखिए, इनमें से आदिकाल की विशेषता नहीं है दोस्तों। आदिकाल की विशेषता इनमें से क्या नहीं है, ये आपको बतानी है। युद्धों का सजीव वर्णन है। ठीक है, यहाँ पे वर्गीकरण हो गया है, यहाँ पे वर्णन होना चाहिए। ठीक है, तो युद्धों का सजीव वर्णन है। अधिकांश साहित्य जो वो असंदिग्ध है। आश्रदाताओं का यशोगान है। काव्य के प्रबंधात्मक रूप की प्रधानता है, या इनमें सभी जो विशेषताएं हैं ये आदिकाल की हैं। ठीक है, तो आपका विकल्प जो अंतिम सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो विशेषताएं हैं ये सभी आदिकाल की हैं। अगला देखिए, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग किसने कहा। इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहने वाले जो विद्वान हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप वीडियो को पॉज करते रहिए और देखते रहिए। 50 प्रश्नों की ये सीरीज है, इसको देखते रहिए, करते रहिए। बहुत समय के बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जो वो फॉर्म में आऊँगा। ठीक है, अभी थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी बोलूँगा। अगला देखिए, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी। आदिकाल को जो संक्रमण काल की संज्ञा है वो किस विद्वान ने दी। इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। एलटी जो कमीशन आपका होगा, पीजीटी कमीशन होगा, इस तरह के प्रश्न जो छोटे छोटे बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। या इस तरह से भी बन सकते हैं कि आदिकाल को एक तरफ विद्वान दे देंगे और दूसरी तरफ उनके द्वारा दिए गए नाम। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने होंगे, 5 विकल्प आपके सामने होते हैं। इस तरह के भी होते हैं और आपको मिलान के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान देने इनके संबंध में। तो संक्रमण काल जो कहा है वो डॉक्टर रामखेलावन पांडे ने कहा है। चलिए अगला देखिए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के लेखक कौन है। ये 4 आपके विकल्प हैं दोस्तों। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का जो योग पुस्तक है दोस्तों, ये नामवर सिंह जी की है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया। ठीक है, आदिकाल को वीरकाल नाम किस विद्वान ने दिया। ठीक है, आदिकाल को जो वीरकाल नाम है देने वाले विद्वान कौन है। ये आपके 4 विकल्प हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। ये उनकी साहित्य इतिहास से संबंधित पुस्तक है जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। 2 खंडों में ये पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा दिया। ठीक है, ये किसने कह दिया आदिकाल को उद्भव काल, ये कहने वाले कौन विद्वान है। 4 आपके विकल्प है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प तीसरा सही जाएगा वासुदेव सिंह ने कहा है। अगला देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश पुस्तकों की अवशेष या निर्देश मात्र कहाँ मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो पुस्तकें हैं ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है,
जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश। ठीक है, ये दो जो पुस्तकें हैं आदिकालीन, ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इनके जो अवशेष हैं यही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ मिलते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो कहाँ मिलते हैं दोस्तों, ये मिलते हैं राठौरा रिख्यात। ठीक है, ये पुस्तक है राठौरा रिख्यात, इसमें मिलते हैं। चलिए अगला देखिए, अमीर खुसरो की रचना खलिक बारी किन भाषाओं का शब्दकोश है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि बन जाते हैं। आपको मैं यहाँ पे विकल्प रख रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, बड़े ध्यान से देखिए, और मैं अब आपको इसका सही उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा, अरबी, फारसी और हिंदी का है। अगला देखिए, भक्तिकाल की सूफी काव्य धारा की किस रचना को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल में स्थान दिया। ठीक है, जो कि रचना वर्तमान में या हिंदी साहित्य में उसको हम भक्ति काल के अंतर्गत रखते हैं, परंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास बेसिकली उनका शोध प्रबंध था। ठीक है, क्या था ये, उनका शोध प्रबंध था, यानी कि पीएचडी की थीसिस थी। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो एक रचना है आदिकालीन, ये चार आपके विकल्प, इनमें से एक रचना है वो, ठीक है, जिसको हम भक्तिकाल के अंतर्गत रखते हैं, परंतु उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत उनको स्थान दिया था उस रचना को। तो वो कौन सी रचना थी ये आपसे पूछा गया है। ये आपके चार विकल्प थे दोस्तों, इसमें विकल्प आपका दूसरा सही हो जाता चंदायन। ठीक है, आदिकाल के अंतर्गत इन्होंने स्थान दिया था उसको। अगला देखिए, पद्मावती समय किस ग्रंथ का अध्याय या सर्ग है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये चार आपके विकल्प थे, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइएगा। तो पद्मावती जो समय है दोस्तों, ये पृथ्वीराज रासो का समय सर्ग है। ठीक है, पद्मावती समय, ठीक है, पृथ्वीराज रासो का है। यहाँ पे पद्मावत देख के आप विद्यार्थी जो है कई कंफ्यूज हो सकते थे, परंतु आपको यहाँ पे विचलित नहीं होना है, बड़े ध्यान से इसको करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते थे कि पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग हैं उनको समय कहा गया है। ठीक है, 69 समय है इसमें। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते थे कि पद्मावती समय पूछा गया है। ठीक है, किस ग्रंथ का अध्याय या सर्ग है, यहाँ पे अध्ययन हो गया है। ठीक है, अध्याय है ये। ठीक है, तो ये किसका है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो का है। चलिए अगला देखिए, संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है, जो एक और ढोला मारूरा दुहा की मारवणी की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ पद्मावत की नागमती की। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक के संबंध में ये कथन किसका है। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए एक बार दोस्तों और ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं आपको विकल्प रखता हूँ, फिर उत्तर बताता हूँ इसके। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया हो तो मैं आपको विकल्प रखता हूँ। ये चार आपके विकल्प हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, क्या आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका विकल्प है वो क्या सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, साहित्य की उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है दोस्तों ये। ठीक है, ये जो साहित्य की परिभाषा दी है ये किस विद्वान की है ये आपको बताना था। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये हो जाएगी आपकी डॉक्टर नगेंद्र की, कि साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ठीक है, ये जो परिभाषा एक तरह से बन गई है दोस्तों, ये निबंध है बेसिकली इनका। ठीक है, ये क्या है, ये निबंध था। तो किस की ये परिभाषा है ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये है बालकृष्ण भट्ट की। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य की उक्त परिभाषा किसकी है दोस्तों। ठीक है, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपको मैं विकल्प दे रहा हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करते रहिए आप। ठीक है, और ध्यान से पढ़ते रहिए। तो ये जो दोस्तों परिभाषा है ये हो जाएगी आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक। अगला देखिए, नाभादास कृत भक्तमाल में कितने छपे छंद और कुल कितने भक्त कवियों का लेख है दोस्तों। ठीक है, कितने छपे छंदों में उन्होंने कितने भक्त कवियों को लेख किया है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न इस तरह से भी बन जाता है दोस्तों कि भक्तमाल में कुल कितने भक्त कवियों का उल्लेख है या वर्णन आया है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि भक्तमाल किसकी रचना है। इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि भक्तमाल नाभादास कृत भक्तमाल में कितने छपे छंद हैं
इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि नाभादासकृत भक्तमाल में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। तो एक ही रचना से अलग अलग तरह से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका हो, हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा आपकी हो, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूँ फिर उसके बाद। 316 छपे छंद में 200 भक्त कवियों का उल्लेख है। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रहकर्ता कौन है। ठीक है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ जो है दोस्तों, इसके संग्रहकर्ता कौन है। ठीक है, क्योंकि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है दोस्तों, इसमें किसी एक गुरु की रचनाएं नहीं है। जितने भी हमारे 9 गुरु हुए हैं, सिख 9 गुरु, उनकी रचनाओं के अलावा संत कवियों की भी रचनाएं इनमें से मिल जाती हैं दोस्तों। ठीक है, 40 पद तो कबीरदास जी के भी मिलते हैं। और कबीरदास जी की वाणी का जो पहला, अगर हम कहें कि सर्वप्रथम उनकी जो वाणियों का नमूना मिला है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिला है। ठीक है, और ये प्रश्न बनता है कि कबीर की वाणियों का पहला नमूना कौन से ग्रंथ में मिला है। ठीक है, तो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मिला है। तो संग्रहकर्ता कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन सिंह। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िएगा। जब हम पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए, बाकी और चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देने चाहिए आपको। अगला देखिए, शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज के लिए किस ग्रंथ को आधार बनाया था। ठीक है, जब हम किस ग्रंथ की रचना करते हैं तो कोई ना कोई हमारा आधार ग्रंथ जरूर होता है, जिनसे हम सामग्री लेते हैं या उनके आधार पर बनाते हैं। ठीक है, 4 रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को लिया था। ठीक है, इस तरह से शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में प्रकाशित होता है, इस ग्रंथ को आधार बनाया था। ये प्रश्न पूछा गया आपसे। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। सही विकल्प है कालिदास हजारा। ठीक है, कालिदास त्रिवेदी का ये ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, और मुझे लगता है कि हिंदी के विद्यार्थियों को, अधिकांश विद्यार्थियों को पता भी होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, बताता हूँ आपको सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा। अगला देखिए, राग सागरोद्भव राग। ठीक है, ग्रंथ को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रंथ का नाम थोड़ा अटपटा है दोस्तों, कि राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम संग्रह ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, ये जो अंतिम विकल्प है दोस्तों, नक्शेदी तिवारी इनका नाम है। ठीक है, ध्यान से देखिए, नक्शेदी तिवारी। ठीक है, चौथा विकल्प। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा, कृष्णानंद व्यासदेव। तीसरा विकल्प आपका सही है, राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। ये ग्रंथ इस तरह के पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, कभी कभी कमीशन जैसी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों को उन्होंने बाहर निकालना होता है, इस तरह के यूनिक प्रश्न होते हैं ये। अगला देखिए, इनमें से एक इतिहासकार और इतिहास सुमेलित नहीं है। एक इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार जो वो सुमेलित नहीं होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम, ये पहला विकल्प था आपका। अगला विकल्प आपको बताता हूँ दोस्तों, विधि त्रयोपदेश नक्शेदी तिवारी संग्रह, सॉरी श्रृंगार संग्रह है, सरदार कवि हैं इसका। ठीक है, कवि रत्नमाला। ठीक है, लाला भगवान दीन। ठीक है, लाला भगवान दीन यहाँ पे ये विकल्प आपका बताया हुआ है। यहाँ पे देवी प्रसाद मुंशी भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। टाइप संबंधी यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तो गलत विकल्प भी पहले ही बता दिया, और साथ में इसका जो सही विकल्प है दूसरा भी इसका साथ ही बता दिया है। तो लाला भगवान दीन नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्या है इसका, देवी प्रसाद मुंशी है। ठीक है, थोड़ा सा यह बड़ा प्रश्न था, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, बेशक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए, साहित्य के अंतर्गत वह सारा वांग्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो, तथा जिसमें ऐसे वांग्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। उक्त कथन किसका है, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा इसको दोस्तों। वीडियो को पॉज आप कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िए ध्यान से, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको विकल्प देता हूँ। ये आपके 4 विकल्प हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये किसका यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल तीसरा है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से एक ग्रंथ और ग्रंथ सुमेलित नहीं है। एक ग्रंथकार और एक ग्रंथ सुमेलित नहीं है। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ठीक है, मुनीर विलियम्स, कबीर एंड दी कबीर पंथ, वेस्टकट। ठीक है, इंडियन सनिज्म मैकेनिकल। ठीक है, एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजन लिटरेचर ऑफ इंडिया ब्रिक्स। ये 4 आपके विकल्प थे, हो सकता है, हाँ 4 ही विकल्प हैं दोस्तों आपके, ये 4 आपके विकल्प हैं। तो इसमें सुमेलित नहीं है एक,
वो आपको बताना है। ठीक है, अंतिम विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों, एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजन लिटरेचर ऑफ इंडिया। ये वृक्ष का नहीं है, ये फरकहार का, किसका है, फरकहार का है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फरकहार। ठीक है, ये अंग्रेजी विद्वान थे दोस्तों, पाश्चात्य विद्वान थे, जिन्होंने हिंदी जो ये हमारा भारत के संबंध में, भारत के दर्शन के संबंध में उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये फरकहार है, ना कि वृक्ष की है। ठीक है, बाकी सुमेलित हैं, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए, स्क्रीनशॉट का आपको समय दिया जा रहा है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है दोस्तों? ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, धर्मसूरी है, सोमप्रभ सूरी है, और जैनाचार्य मेरुतुंग है। ठीक है, तो सोमप्रभ सूरी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए दोस्तों, बहुत समय के बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये, और अब फ्लो भी उस तरह का नहीं रहा है, क्योंकि उस समय जब मैं पढ़ाता था पहले 5-6 मंथ पहले, तो उसमें फ्लो भी बन गया था, जल्दी जल्दी भी बोलते थे, स्क्रीन को भी ऊपर नीचे जल्दी कर सकते थे, लिख भी सकते थे। अभी थोड़ा सा इसमें हाथ टाइट हो गया, लिखने में भी थोड़ी समस्या आ रही है, बोलने में भी थोड़ा जल्दी नहीं बोल पा रहा हूँ, परंतु धीरे धीरे हो जाएगा ये सब, ऐसा नहीं है। आप जुड़े रहिए और दिखते रहिए। अगला देखिए, साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़ हो, परिमार्जित सुंदर हो, और जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने का गुण हो। उक्त परिभाषा कैसे, बड़े ध्यान से देख लीजिए दोस्तों इस परिभाषा को, क्योंकि ये परिभाषा जो पूछी जा सकती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप साथ में। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके उत्तर बताने की कोशिश करिएगा, मैं विकल्प रखता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं सीधे विकल्प ही आपको बताता हूँ, आपका विकल्प तीसरा सही जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी की ये परिभाषा है। अगला देखिए, साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। परिभाषा किसकी है दोस्तों? ये साहित्य इतिहासकार का काम क्या है, उसका दायित्व क्या बनता है, उसके संबंध में ये परिभाषा दी गई है। तो ये परिभाषा किसकी है, ये आपको बताना था। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको विकल्प रखता हूँ दोस्तों, और सही विकल्प बताता हूँ। राम स्वरूप चतुर्वेदी है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इनकी पुस्तक है। अच्छा अगला देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में किस पद्धति को अपनाया? ठीक है, कौन सी पद्धति को अपनाया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका विकल्प अंतिम से हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति। दोस्तों विधेयवादी जो पद्धति होती है, इसमें देश काल वातावरण इत्यादि का ध्यान रखा जाता है साहित्य इतिहास में। ठीक है, कालानुक्रमी पद्धति होती है दोस्तों एक। ठीक है, जिसमें जो पहले कभी हुआ है, ठीक है, उसका पहले स्थान दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो उसके बाद जो होगा दोस्तों, अगले वर्ष होगा, दूसरे वर्ष होगा। ठीक है, उसके नीचे 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 करते करते इस तरह से स्थान दिया जाता है, उसको कालानुक्रमी पद्धति कहते हैं। ठीक है, आलोचनात्मक पद्धति भी होती है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आचार्य राम कुमार वर्मा का है, तो उसमें उन्होंने आलोचनात्मक पद्धति को अपनाया था। ठीक है, समाजवादी पद्धति हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, विधेयवादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया था इसको, जो कि श्रेष्ठ भी मानी जाती है हिंदी साहित्य में। चलिए अगला देखिए, इनमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको ये बताना था। हिंदी के सामाजिक उपन्यास ताराशंकर पाठक। ठीक है, हिंदी का गद्य साहित्य श्री राम शर्मा। ठीक है, आधुनिक कथा साहित्य गंगा प्रसाद विमल। हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी का विकास गोपाल राय। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो बाकी सभी सुमेलित हैं, यहाँ पे बता भी दिए गया है। ठीक है, ठीक है, श्री राम शर्मा यहाँ पे बता दिया गया है। ये श्री राम शर्मा नहीं, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी का ये गद्य संबंधित बहुत बड़ी पुस्तक है, और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो श्री राम शर्मा नहीं है। ठीक है, कौन है? रामचंद्र तिवारी जी हैं। ये विकल्प सही है आपका। चलिए जो भी है आगे देखते हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास आलोचनात्मक पुस्तक, ये लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाने चाहिए थे। हिंदी नाटक उद्भव और विकास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये 4 विकल्प हैं, बड़े ध्यान से इसको देख लीजिएगा, मैं आपको सही विकल्प बताता हूँ। ठीक है, दशरथ ओझा सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। आप वीडियो को पॉज करते रहिए दोस्तों। चलिए अगला देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की ओर से प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के पहले खंड हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन थे दोस्तों? ठीक है, हर एक खंड के दोस्तों अलग अलग संपादक थे हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के। ठीक है, तो पहले के जो ये संपादक थे ये कौन थे, आपको ये बताना है दोस्तों। आपके विकल्प ये रहे।
ठीक है, आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजवली पांडे। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, यहाँ पे आपको अंतिम विकल्प बता देता हूँ, राम कुमार वर्मा। ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी सही हो जाएंगे। बेसिकली जो ग्रंथ था दोस्तों ये क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ग्रंथ था दोस्तों ये इनका शोध प्रबंध था। ठीक है, भक्ति काल तक की ही इन्होंने वर्णन किया है इस ग्रंथ में। ठीक है, हिंदी साहित्य का। अगला देखिए, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। बहुत अच्छा ये इतिहास ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए मेरे अनुसार। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे दूसरा से हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हिंदी का पहला कवि और उसका विद्वान अश्वमेध है। दोस्तों ये प्रश्न बन सकते हैं, इस तरह के प्रश्न नेट जैसी परीक्षा में बन जाते हैं। ठीक है, एक तरफ आपको विद्वान दे देंगे, दूसरी तरफ उनके द्वारा दिया गया मत। ठीक है, वो किसी तरह का भी कोई भी मत हो सकता है। इस तरह के प्रश्न जो वो नेट जैसी परीक्षा में बनते हैं और बहुत पूछे भी जाते हैं। तो एक सुमेलित नहीं होगा, ये आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दिए गए हैं, आप इसमें से बता सकते हैं। ये 4 विकल्प आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट बेशक आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे सुमेलित है दोस्तों, ये जो 4 विकल्प हैं आपके ये सभी सुमेलित हैं। इसमें से अंतिम जो विकल्प है दोस्तों ये असुमेलित है। ठीक है, क्योंकि विद्यापति को दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। यहाँ पे सही विकल्प इन्होंने पहले ही दे रखा है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप मुझे बस बताइएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या है, किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहा है। दोस्तों बेसिकली यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो सबको पता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न ये बन जाता है दोस्तों कि किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहा, या इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान कितने हैं, या कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो ये प्रश्न मैंने इस तरह से बनाया ताकि आपको आगे जीवन में ये काम आए। ठीक है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो दोस्तों इनमें से सबसे पहले दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा, आप उनका इतिहास ग्रंथ उठा के देखिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह एक विद्वान है इनमें से जिन्होंने नहीं कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। बाकी इन तीनों विद्वानों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, ठीक है, अगर आपको इस तरह से प्रश्न बनेगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी हो सकता है। इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे राहुल सांकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जिक्र नहीं होगा, या ऑप्शन में या विकल्प में नहीं होंगे वो। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला देखिए, वस्तुतः ये सारी आधुनिक भाषाएं 12वीं 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दिख पड़ती हैं। किसका कथन है, इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। मैं आपको विकल्प रखता हूँ। तो ये जो कहा है दोस्तों, ये कहने वाले कौन विद्वान हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, तीसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत लगे कि ये जो प्रश्न है यूनिक है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों जो मैंने यूनिक है रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत सारा अध्ययन करने के बाद या बहुत सारी पुस्तकों का, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो कथन आया है दोस्तों, जो कथन है उनका मुझे एक मैं उनका संग्रह पढ़ रहा था, या निबंधों का संग्रह था शायद। ठीक है, तो उसमें ये कोटेशन आई थी तो मैंने वहाँ से उठाई हुई है ये। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं, कई जो प्रश्न हैं वो आपको एक ही किताब में नहीं मिलते हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख सकते हैं अपने पास, और अपनी जो आपकी कॉपी इस तरह की लगाई हो जो जिसमें यूनिक प्रश्न रखे हो आपने, ठीक है, तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं इनको। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के, ठीक है, महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय से कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल के संबंध में ये कथन किसका है, और बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है, मुझे लगता है कि हिंदी के विद्यार्थियों को पता ही होगा ये कथन किसका है।
तो ये कथन दोस्तों किसका हो जाएगा? आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए अगला देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य कलोचनात्मक इतिहास में किस काल तक का वर्णन किया है? मैं ऊपर बात करके आया हूँ, ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसमें? भक्ति काल तक की वर्णन आया है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, 15वीं शताब्दी का धार्मिक, ठीक है, या 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण अपने इतिहास का, ठीक है, अपने इतिहास का काल विभाग या काल विभाजन किसने किया, या काल नाम किसने दिया, ठीक है, इस काल को किसने नाम इस तरह का दिया? तो ये भी प्रश्न, बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न है कई तरहों से घुमा फिरा के बन सकता है और पूछते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न को कई तरह से घुमा सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो किसका है दोस्तों? ये जॉर्ज गैरिसन का है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनकी ये पुस्तक थी, ठीक है। मैंने इसके संबंध में आपको पहले भी जानकारियाँ दी हुई हैं कि क्या है ये ग्रंथ, ठीक है। काल विभाग का प्रथम प्रयास किया गया था इसमें, ठीक है। 1888 में इसका प्रकाशन होता था। बंगाल की एशियाटिक पत्रिका थी दोस्तों, उसके विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित होती है। उसके बाद इसको पुस्तक का रूप 1889 में दिया गया था, ठीक है। काल विभाग का प्रथम प्रयास था इसमें, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे वीडियो थोड़ी देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा ये है कि आदिकाल को अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? यहाँ पे लीक हो गया है, ये लोक है दोस्तों, ठीक है। लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? ये ऊपर भी प्रश्न हम पढ़ के आए हैं, तो आपको ये बताना है कि किसने कहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको सही उत्तर बता रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चलिए अगला देखिए, किस विद्वान ने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य कहकर आदिकालीन साहित्य से निकाल दिया था? इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, विकल्प देखिए और बताइए कि क्या हो सकता था। अपने मन में सोचना आपको वीडियो को पॉज करते हुए। समय लगेगा दोस्तों, परंतु खुद का मूल्यांकन आपका होता रहेगा, आपको ऐसे समझ आएगी कि इतिहास ग्रंथ, साहित्य इतिहास को समझने की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, कथन नहीं, यहाँ पे उन्होंने इस तरह का आदिकालीन साहित्य से निकाल दिया था, क्या कह के कि ये सांप्रदायिक साहित्य है, ठीक है, इनको निकाल देना था। परंतु बाद में जब 1940 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ था दोस्तों, ये परिवर्धित रूप से, ठीक है, जब प्रकाशित हुआ तो उसमें उन्होंने इनका जिक्र किया, उसको स्थान दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था, उन 12 पुस्तकों में से साहित्यिक पुस्तकें 4 मानी थी तथा अन्य को देश भाषा की पुस्तकें कहा था। निम्न में से कौन सी पुस्तक साहित्यिक भाषा की नहीं है? ठीक है, साहित्यिक भाषा की पुस्तक कौन सी नहीं थी 12 में से, ये आपको बताना था। और इस तरह के प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ उठा के देखिएगा और यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, वहाँ से ये प्रश्न बना होगा आपको, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको विकल्प रखता हूँ, ये आपके 4 विकल्प थे, ठीक है। तो देश भाषा की पुस्तक कौन सी नहीं है दोस्तों? ये हो जाएगी आपका पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्रप्रदाय की, क्योंकि ये नहीं है। यहाँ पे चौथी जो पुस्तक थी वो कीर्ति पताका है, विद्यापति की, ठीक है, कीर्तिलता के बाद। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? ठीक है, आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था? दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आदिकाल को, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल जो नाम था दोस्तों, उसका जिक्र जो सर्वप्रथम किया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, यानी कि जोर देकर कहा कि इसको आदिकाल नाम ही देना चाहिए। ये किसने कहा था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये अलग प्रश्न है हमारा। परंतु अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को आप उठा के देखेंगे तो उन्होंने दोहरे नामकरण का प्रयोग किया था अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में। उन्होंने वीरगाथा काल के साथ साथ आदिकाल भी कहा है, ठीक है। भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्य काल कहा है, रीतिकाल को उन्होंने उत्तर मध्य काल कहा है, ठीक है, गद्य काल को उन्होंने आधुनिक काल भी कहा है। ये आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक उठा के देखिएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम, अगर सर्वप्रथम की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा, परंतु अगर जहाँ पे जोर देने की बात होगी वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किस विद्वान ने दिया है? बहुत आसान सा प्रश्न मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपको ये पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों ने। तो दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प क्या से जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी।
साहित्य दृष्टि और इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? साहित्य दृष्टि और इतिहास, ध्यान से देख लीजिए इस पुस्तक को, ठीक है। प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से, बताता हूँ इसका विकल्प। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। मैनेजर पांडे तीसरा विकल्प सही है। अगला देखिए, 84 सिद्धों के नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं दोस्तों? ठीक है, 84 जो सिद्ध हुए हैं उनके नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? ठीक है दोस्तों, तो किस ग्रंथ में मिलते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से सोचिएगा, प्रयास कीजिए कि आपने जो पढ़ा है क्या वो सही है। ठीक है, तो किस में मिलते हैं? वर्णरत्नाकर में मिलते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पॉज करते रहना है, ठीक है। वीडियो पॉज करने से आप उसके विकल्पों को देखिए कि विकल्प क्या सही हो सकता है, फिर उसके बाद देखिएगा। मैं तो आपको सही उत्तर बता ही रहा हूँ यहाँ पे। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचनाओं को प्रकाशित या संपादित किया था? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बन सकता है। जहाँ पे प्रश्न इस तरह के हों दोस्तों, जो आपको लगे कि ये प्रश्न बन सकते हैं, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, उन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? पहला 18 दोस्तों, ठीक है। 18 सिद्धों की रचनाओं को उन्होंने संपादित किया था, ठीक है। बोधगान ओ दोहा शीर्षक पुस्तक का संपादन किसने किया था दोस्तों? बोधगान ओ दोहा, ठीक है, ये शीर्षक पुस्तक जो है इसका संपादन किसने किया था? ये 4 आपके विकल्प हैं, तो आपको ये बताना था दोस्तों, तो किसने किया था? आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है। अब सोचिएगा कि क्या इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर क्या सही हो सकता है इन 4 विकल्पों में से। आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, हरप्रसाद शास्त्री। दोस्तों ये आज की हमारे 50 प्रश्न खत्म होती हैं यहीं पे, ठीक है। कल हम दोस्तों आगे के 50 प्रश्न करेंगे। तो आपको ये किस तरह से प्रश्न लगते हैं? क्या इन प्रश्नों में कोई सुधार किए जा सकते हैं? इन प्रश्नों का स्तर कम क्या करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए? इस तरह के सुझाव आप मुझे दे सकते हैं। देखिए ये पहली वीडियो है 5-6 महीने के बाद इस चैनल पर, तो आप समझ सकते हैं कि पहली वीडियो इतने टाइम के बाद मैं अगर बना रहा हूँ तो किस तरह की समस्याएं आ सकती थी, ठीक है। स्क्रीन में मुझे ऊपर नीचे करने में थोड़ी समस्या हो रही थी, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, ठीक है। बोलने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से जिस फ्लो में मैं जोर जोर से जल्दी जल्दी में बोलता हूँ वो फ्लो अभी नहीं आ रहा है, 1-2 दिन लगेंगे उस फ्लो के लिए, ठीक है। 50 प्रश्न आपको देता रहूँगा, लाइव भी आऊँगा दोस्तों, लाइव के माध्यम से भी आपसे बातचीत तो होती रहेंगी, ठीक है। आप इस चैनल को जो है वो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ें, मैं आपके लिए कुछ नया करने की भी कोशिश करूं, और आपकी जो परीक्षाएं आने वाली हैं आगे, उनके लिए आपको शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।